हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे। ये देखिए क्लास 12 का भूगोल है। जितने बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो चैप्टर फर्स्ट से ही देखेंगे, वरना बीच में से आप देखे हुए तो उतना नहीं समझ में आएगा। ये चैप्टर 3 है। चैप्टर का नाम है जनसंख्या संगठन। काफ़ी इजी चैप्टर है और इस चैप्टर से मात्र 2 ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और एक बहुविकल्पी पूछा जाता है। पहला तो प्रश्न अभी मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ, एक ही वीडियो में चैप्टर खत्म हो जाएगा। सबसे पहला प्रश्न पूछता है कि लिंगानुपात किसे कहते हैं। चलिए मैं आपको समझाता हुआ चलूं, उसी में बता दूंगा तो और अच्छी बात रहेगी। तो इस पार्ट से सबसे पहला प्रश्न बनता है, यहाँ पर देखिए लिखा भी गया हुआ है कि लिंगानुपात किसे कहते हैं। तो लिंगानुपात किसे कहते हैं, इसका आंसर भी यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या को हम क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये फैक्ट है। ये 3 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। लिंगानुपात किसे कहते हैं, प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या को हम क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। काफी अच्छे से आपको याद भी हो गया होगा। अब आप इतना लिखने के बाद ये सूत्र भी आप लिखिएगा कि लिंगानुपात बराबर क्या होता है, स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणे 1000। क्या होता है, लिंगानुपात बराबर स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणे 1000। जब आप इतना आप लिख देंगे तो 3 नंबर आपको आसानी से टीचर क्या करेगा, दे देगा इस तरह से चेक करके। अब यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे देश हैं जहां पर लिंगानुपात क्या का फार्मूला इसका उल्टा होता है। वहां पर होता है लिंगानुपात बराबर पुरुषों की संख्या बटे स्त्रियों की संख्या गुणे 1000। जहां पर देखिए ऐसे देश जहां पर स्त्रियों की संख्या पुरुषों से ज्यादा है, वहां पर ये फार्मूला लगता है। ये अपने इंडिया का है। आपको क्या याद रखना है, आपको ये परिभाषा और ये फार्मूला याद करना है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये भारत के संदर्भ में है। तो आपको ये वाला क्या करना है, याद रखना है, तब आपको 3 नंबर आसानी से मिलेंगे। अब चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, आप ध्यान पूर्वक इसे समझते हुए चलिएगा। आगे देखिए एक प्रश्न आपसे बनेगा, काफी बेहतरीन प्रश्न बनेगा, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। प्रश्न है कि जनसंख्या पिरामिड किसे कहते हैं तथा उसके प्रकार लिखिए। ये दीर्घ उत्तरी का प्रश्न बनता है और इस पाठ से मात्र एक ही प्रश्न यही अगर पूछेगा तो यही पूछेगा और कोई नहीं पूछता है। तो सबसे पहले समझिए कि जनसंख्या पिरामिड किसे कहते हैं, इसके बाद मैं उसके प्रकारों की भी क्या चर्चा करूंगा। तो यहाँ पर लिखा है कि जनसंख्या पिरामिड क्या है, एक प्रकार का क्या है, रेखा चित्र है जिसके माध्यम से जनसंख्या की क्या आयु, वर्ग, संरचना आदि को प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर कुछ चीजें नहीं लिखा हुआ है, इसको मैं लिखता हूँ। यहाँ पर कुछ चीजें गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर होगा आयु, आप लिख लीजिएगा आयु लिंग होगा। इसके बाद संरचना आगे से लिखा हुआ है। जनसंख्या पिरामिड एक प्रकार का रेखा चित्र है, इतना तो याद ही गया होगा, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जिसके माध्यम से जनसंख्या की आयु, लिंग, संरचना आदि को क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो जनसंख्या पिरामिड क्या है, जनसंख्या पिरामिड एक प्रकार का रेखा चित्र है जिसके माध्यम से हम जनसंख्या की आयु, लिंग, संरचना आदि को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, बोला है कि एक प्रकार का क्या है, रेखा चित्र। तो यहाँ पर आप कोई भी इस तरह से चित्र बना देंगे, अगर रेखा आप खींच देंगे, रेखा मतलब लाइन, उसी को हम क्या कर देंगे, एक प्रकार का रेखा चित्र बन गया। तो इससे देखिए क्या है, जैसे ये एक प्रकार का क्या यहाँ पर चित्र बनाया गया हुआ है रेखा के माध्यम से। जनसंख्या पिरामिड में जो आपका ये वाला साइड होता है, इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं बायां साइड अगर कहूं, तो अगर आप देख रहे होंगे तो ये क्या हो जाएगा, दाहिना साइड। जो दाहिना साइड है उसकी तरफ हम क्या स्त्रियों की जनसंख्या को दर्शाते हैं, और जनसंख्या पिरामिड के बाएं साइड में हम किसको दर्शाते हैं, पुरुषों की संख्या को दर्शाते हैं। दाहिने साइड में हम किसको दर्शाएंगे, दाहिने साइड में स्त्रियों की संख्या को दर्शाया जाता है जनसंख्या पिरामिड के रेखा चित्र में। अब बाएं साइड अगर पूछा जाए तो पुरुषों की संख्या को दर्शाया जाता है। अब चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूं। आगे लिखा है कि जनसंख्या पिरामिड के प्रकार, ये आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न था, उसी में है ये। तो चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। पहला प्रकार है जनसंख्या पिरामिड में विस्तारित होती जनसंख्या वाला पिरामिड। तो इसको देखिए मैंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर लिखा है, जिससे
एक ही चीज से आपको क्या तीनों जनसंख्या पिरामिड की परिभाषा याद हो जाए। अब मेन फैक्ट यही है। तो यहाँ पर बोला है कि विस्तारित होती जनसंख्या वाला पिरामिड, इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो एक बार मैं इसको पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि यह पिरामिड उन अविकसित को आप अल्प विकसित भी लिख सकते हैं, अविकसित देशों की आयु लिंग संरचना को प्रदर्शित करता है, जिनमें जनसंख्या की जन्म दरें तथा मृत्यु दरें क्या होती हैं, उच्च होती हैं। इसका आकार कैसा होता है, इसको अलग पॉइंट में आप लिख सकते हैं। इसका आकार त्रिभुजाकार होता है। और उदाहरण आप लिखेंगे क्या, नाइजीरिया। नाइजीरिया आप देश लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए इसका फिगर कुछ तरह से बना है, यह आपका इस तरह से कुछ फिगर बना हुआ है। तो यहाँ पर बोला था कि इसका आकार क्या होता है, त्रिभुजाकार होता है। तो ये आप फिगर इस तरह से इसको क्या करेंगे, बना देंगे। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, इनको मिलाएंगे इस तरह से, क्या एक त्रिभुज की आकार में आपको कुछ दिखाई देंगे। तो इसना आपको बस याद रखना है। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे, पहला है आपका विस्तारित होती वाला जनसंख्या पिरामिड। यह पिरामिड उन अविकसित देशों की आयु लिंग संरचना आदि को प्रदर्शित करता है, जिनमें जनसंख्या की जो जन्म दर हैं वो ऊंची पाई जाती हैं। इसका आकार त्रिभुजाकार होता है। और एक चीज आप याद रखेंगे, उदाहरण लिखेंगे नाइजीरिया। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो मैं आपको आगे लेके चलता हूं। आगे आपका देखिए क्या है, दूसरा है, ये आपका दूसरा है स्थिर जनसंख्या पिरामिड। तो स्थिर जनसंख्या पिरामिड में आप क्या चीज लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे यह पिरामिड उन विकसित, वैसे यहां पर विकसित है लेकिन विकासशील होना चाहिए, लेकिन आपके किताबों में विकसित लिखा है, वैसे होना चाहिए यहाँ पर विकासशील। इसीलिए लिखा है क्योंकि कुछ ऐसे विकसित देश भी हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। तो चलिए हम कोई संशोधन नहीं करते हैं, जो आपके बुक में है वही यहाँ पर लिखा है। यह पिरामिड उन विकसित देशों की क्या आयु लिंग संरचना, उसमें भी क्या था, आयु लिंग संरचना था, आयु लिंग संरचना को स्पष्ट करता है, जिनमें जन्म दर तथा मृत्यु दर लगभग क्या होती है, समान होती है। यह पिरामिड घंटी के आकार वाला होता है। उदाहरण लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें भी वही सेम परिभाषा रहेगा, बस आपको क्या बदलना है, आपको बदलना है कि इसकी जन्म दर तथा मृत्यु दर लगभग क्या होती है, समान होती है। अब पिरामिड का आकार कैसा होता है, घंटी वाला होता है। उदाहरण ऑस्ट्रेलिया लिखेंगे। तो एक बार फिर से समझाता हूं, स्थिर जनसंख्या पिरामिड किसे कहते हैं, यह पिरामिड उन विकसित देशों की आयु लिंग संरचना आदि को प्रदर्शित करता है, जिनमें जनसंख्या की जन्म दरें तथा मृत्यु दरें क्या होती हैं, लगभग समान होती हैं। इसका आकार घंटी के वाला होता है। उदाहरण आप क्या लिखेंगे, ऑस्ट्रेलिया लिखेंगे। अब चलिए मैं आपको तीसरा बताता हूं। तीसरा यहाँ पर है, देखिए हरासमान। ये क्या है, हरासमान है। हरासमान जनसंख्या पिरामिड किसे कहते हैं, यहाँ पर लिखा है कि यह पिरामिड क्या, यह पिरामिड उन विकसित देशों की आयु लिंग संरचना को प्रदर्शित करता है, जिनमें जनसंख्या की जन्म दरें तथा मृत्यु दरें क्या होती हैं, निम्न होती हैं। क्या होती हैं, निम्न। और यहाँ पर क्या था, समान होती हैं। आई बात समझ में, वही परिभाषा लिखेंगे। यह देखिए, यह पिरामिड उन विकसित देशों की आयु लिंग संरचना को स्पष्ट करता है। वही चीज यहाँ पर लिखा है, यह पिरामिड उन विकसित देशों की आयु लिंग संरचना को प्रदर्शित करता है, लेकिन जिनमें जनसंख्या की जन्म दरें तथा मृत्यु दरें निम्न होती हैं। और यहाँ पर लिखा है जिनमें जन्म दर तथा मृत्यु दर लगभग क्या होता है, समान होती है। इन सब चीजों को याद रखेंगे। एक ही परिभाषा से मैंने आपको तीनों परिभाषाएं नोट करा दिया है। क्या होती हैं, निम्न होती हैं। अब लिखेंगे, पॉइंट आउट डालेंगे, इसका आकार संकीर्ण तथा शीर्ष भाग कैसा, सुंडाकार होता है। उदाहरण आप लिखेंगे क्या है, जापान। इसके अंतर्गत जो हरासमान जनसंख्या पिरामिड है, उसके अंतर्गत जो आपके बहुत ज्यादा विकसित देश हैं वो सारे आते हैं। आई होप आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब इसको और ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या आवश्यकता है, कॉपी पर इनको अच्छे से नोट करके पढ़ने की आवश्यकता है। चलिए अब और आगे लेके चलते हैं आप सभी लोगों को। यहाँ पर लिखा है, कुछ बच्चे देखिए कमेंट करते हैं कि सर डेली क्लास लगाया करिए। तो मैं भी डेली क्लास तो लगा दूं, लेकिन अभी आपका समय भी काफ़ी ज़्यादा है। ज्योग्राफी आराम से आप एक एक घंटे करके आराम से पढ़ सकते हैं। जैसे आज मैं जो पढ़ाया हूँ उसको आप याद कर लीजिए। अगले दिन मैं नहीं पढ़ाता हूँ, एक एक दिन गैप करके पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं मैथ का भी क्लास लेता हूँ। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, आप लोगों ने अपना राय दिया, हमें अच्छा लगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपसे पूछता है कि ग्रामीण जनसंख्या किसे कहते हैं।
तो ग्रामीण जनसंख्या किसे कहते हैं, आप कैसे इसको बताएंगे किसी को? तो अगर मान लीजिए कोई शहर का व्यक्ति आपसे पूछा कि भैया ग्रामीण जनसंख्या किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा कि गांवों में निवास करने वाली जनसंख्या को ही हम ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। और ग्रामीण जनसंख्या जो होती है वो प्राथमिक कार्यों में लगी रहती है, जैसे कृषि करना, खेती करना, पशु पालना, मछली पालना, मुर्गी पालना इत्यादि ऐसे तमाम काम है जिसके अंतर्गत प्राथमिक कार्य में आते हैं। तो ऐसी जनसंख्या जो प्राथमिक कार्यों में संलग्न है और गांवों में निवास करती है उसे हम ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। ये कभी कभार आपसे पूछा जाएगा इस पाठ से। चलिए आगे मैं लेके चलता हूं, इसको काफी अच्छे से आपने समझा होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछता है कि नगरीय जनसंख्या किसे कहते हैं। तो मान लीजिए कोई गांव का बच्चा शहर वाले से पूछ दिया कि नगरीय जनसंख्या किसे कहते हैं, या आप पूछ भी सकता है 3 नंबर का आपसे पूछा जाएगा जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप कहिएगा कि नगरों में निवास करने वाली जनसंख्या को हम नगरीय जनसंख्या कहते हैं। ये जो जनसंख्या होती है लगभग द्वितीयक और तृतीयक कार्यों में क्या रहती है, संलग्न रहती है। इसमें द्वितीयक और तृतीयक कार्य में जैसे कोई शोध कर रहा है तो कोई सरकारी काम कर रहा है तो कोई व्यापारिक काम कर रहा है इत्यादि तमाम कार्य द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक कार्य के अंतर्गत आते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि नगरों में निवास करने वाली जनसंख्या को नगरीय जनसंख्या कहते हैं, जिसमें निवास करने वाली अधिकांश जनसंख्या क्या, गैर प्राथमिक कार्य। गैर प्राथमिक कार्य का मतलब द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक कार्य, ऐसे कार्य में क्या होती है, लगी रहती है। उदाहरण के तौर पर लिखेंगे द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया इत्यादि। तो मैंने इनके कार्य भी आपको अच्छे से बता दिया। अब ये जो पाठ है समाप्त हो गया है, बस आपको इतना ही इस पाठ में याद करना है। अभी मैं आपको प्रश्न करा रहा हूं, जब प्रश्न मैं आपको करा दूंगा लास्ट में आपके क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए जाएंगे, जब आपको याद रहेंगे और मैं उस वक्त कराऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। तो बहुविकल्पी भी काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं, वो भी आपको कराया जाएगा। वैसे बहुविकल्पी आप अपने बुक में आपके दिया होगा उसको कायदे से याद कर लीजिएगा, काफ़ी हो जाएगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ अगर इस तरीके से आप पढ़ते जाएंगे तो बहुविकल्पी अपने आप याद होता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यही चीज़ पूछता है, जैसे पूछ लेगा कि आपका जो है ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड, तो जापान ऑप्शन दे देगा, ऑस्ट्रेलिया दे देगा, नाइजीरिया दे देगा। तो जब आप पढ़े रहोगे जापान है तो टिक कर दोगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। ये चैप्टर काफ़ी इजी और सरल भी था। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और दूसरों को भी शेयर करिएगा अपने दोस्तों को, कि बताइएगा कि स्टडी पेनेसी पे क्लास चलता है ज्योग्राफी का, आप लोग भी आइए, मन लगाकर पढ़िए। तो मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू।